ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सीन के साथ होती है, जो कि मिस्टर लू की पर्सनल मेड बनने जा रही है। और वो सोचती है कि पता नहीं वो मिस्टर लू कैसे टाइप का पर्सन होगा, और किसी अमीर बंदे की पर्सनल मेड बनने का काम कितना मुश्किल होगा ना। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं हर काम कर सकती हूँ और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ये तो बस मेड बनना हुआ। फिर यहाँ पर एक कार उसे पिक करने के लिए आती है, जिसमें से मिस्टर लू का हाउसकीपर बाहर आता है और वो उसे अपने बारे में बताते हुए शिन से उसका नाम पूछता है। और फिर शिन यहाँ जैसी कार में बैठती है तो हाउसकीपर उसे मेड वाली यूनिफॉर्म देने लगता है और उसे शाओजू कहकर बुला रहा होता है। तो फिर शिन कहती है कि आप मेरा नाम गलत ले रहे हो, मैं शाओजू नहीं हूँ। तो हाउसकीपर उसे समझाता है कि अब से उसका इस जॉब के टाइम पर यही नाम रहेगा, क्योंकि मिस्टर लू हर नैनी का अलग अलग नेम रखते हैं, तो अब इसका ये है। तो शिन को मानना ही पड़ता है और उसके साथ उसकी आईडी में भी यही नेम लिखा होता है। फिर हाउसकीपर उसे मिस्टर लू की एक फाइल देता है, जिसमें उनके बारे में सारी हैबिट्स और पसंद की और नापसंद की चीज़ें लिखी है, और अब उसे ये सारी पढ़नी है। तो ये देखकर शिन काफ़ी शॉक हो रही होती है। अब शिन तो पहले ही डर रही होती है कि पता नहीं वो ये काम कैसे करेगी। फिर हाउसकीपर जैसे उसे देखने लगता है तो फिर वो कहती है कि मैं कर लूँगी। फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी बच्ची लग रही हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवाइस दे देता हूँ कि हमारे जो बॉस है मिस्टर लू, वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो तुम्हें उन्हें मनाना भी पड़ सकता है। तो शिन कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं मिस्टर लू को अच्छे से हैंडल करूँगी। फिर उसके बाद ये लोग एक विला के बाहर पहुँचते हैं और शिन देखती है कि अच्छा तो ये मिस्टर लू का घर है। फिर वो कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अच्छे से यहाँ पर का एरिया देखकर एडजस्ट कर लूँगी और मिस्टर लू के लिए अच्छे से काम करूँगी। तो फिर ये उसे बताता है कि ये मिस्टर लू का विला नहीं है, बल्कि ये मेड्स के रहने के लिए है, और मिस्टर लू का विला तो उस साइड है। ये सुनकर तो ये शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा विला बस मेड्स के रहने के लिए। फिर उसके बाद वो हाउसकीपर के साथ अपने बॉस यानी कि मिस्टर लू से मिलने के लिए जाती है, और तभी लू यहाँ पर कोई वास फेंक रहा होता है और मेड्स को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि उनमें से कोई भी उसकी कोई काम की नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि लू असल में एक लड़की को ढूंढ रहा है, जो कि कोई और नहीं शिन है, और वो उसे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो एक फाइनेंस कंपनी का सीईओ है और उसने उसके बारे में सुना है कि वो कोई कॉम्पिटिटर कंपनी के लिए काम करती है और वो बहुत ही इजीली प्रोजेक्ट साइन करवा लेती है, इतनी टैलेंटेड है वो। तो इसी वजह से उसने अपने सेक्रेटरी को शिन के बारे में पता लगाने के लिए बोला होता है और काम दिया होता है कि उसे यही लड़की को अपनी स्पेशल असिस्टेंट बनाना है। और शिन वहाँ सामने से जा भी रही होती है, पर इसे तो पता ही नहीं होता। और हम देखते हैं कि शिन तो लू की कंपनी में ही जॉब इंटरव्यू देने गई होती है, वो भी प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। और यहाँ जो एचआर उसका इंटरव्यू ले रही होती है वो इसे ये जॉब दे भी देती है और कहती है कि अब से आप मिस्टर लू की मेड हो। ये सुनने के साथ ही ये शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, अब क्या मेरी उस कंपनी से निकलने के बाद मुझे एक अच्छी पोजीशन पर जॉब पे नहीं मिलेगी और मुझे प्रेसिडेंट की मेड की जॉब करनी पड़ेगी। तभी ये सुनते ही एचआर यहाँ पर उसकी फाइल देखती है और फिर उसे पता लगता है कि वो तो यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब के लिए आई है। फिर मेड सोचती है कि जाने तो अब मुझसे गलती हो गई है, तो क्या हुआ, मुझे इसे सही करना होगा, नहीं तो प्रेसिडेंट को पता लग गया तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। फिर शिन कहती है कि एचआर आपको नहीं लगता कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, मैं यहाँ पर सीईओ की असिस्टेंट बनने आई हूँ, न कि मेड। तो फिर एचआर उसे बताती है कि हाँ, तुम यहाँ पर सीईओ की स्पेशल असिस्टेंट ही तो बनोगी, जिसका अगर अलग मतलब ले तो वो यही होता है पर्सनल मेड। पर मेड सुनते के साथ ही शिन को तो बहुत ही गुस्सा आने लगती है और वो कहती है कि मेड तो एक डॉग से भी बदतर वाला काम है। फिर एचआर उसे बताती है कि तुम्हारी सैलरी 5 मिलियन होगी। ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही बांध जाती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शिन यहाँ पर लू का गुस्सा देख रही होती है और वो कहने लगती है कि ये तो एंटीक है ना, जो कि कितना महंगा होता है, फिर तो ये प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि राजा है और मैं ऐसे राजा को सर्व नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो जल्दी से हाउसकीपर उसे रोकता है और कहता है कि अब यहाँ पर आई गई हो तो चलो अपना काम करो। और फिर वो उसे लू के सामने लेकर आता है और कहता है कि बॉस, ये हमारी नई शाओजू है। फिर ये हेलो कहने लगती है और फिर ना चाहते हुए भी कहती है कि हाँ मैं शाओजू हूँ। फिर लू अपने हाउसकीपर से पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि आज के ब्रेकफास्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, इतना खराब टेस्ट। तो फिर हाउसकीपर बताने लगता है कि मिस्टर लू, पहले आपके लिए जो मेड आंटी खाना पका रही थी उनके हाथ में चोट आ गई है, तो उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, तो इतनी जल्दी। तो फिर लू चिल्ला कर कहता है कि फिर अभी इसी वक्त जाओ, कोई अच्छी कुक ढूंढ कर लाओ। ये सुनते के साथ ही शिन मन में सोच रही होती है कि अपने न्यू बॉस के सामने इम्प्रेशन जमाने का मौका मिल गया है। फिर वो हाउसकीपर को रोकती है और कहती है कि क्यों ना मैं बनाती हूँ। और फिर वो लू से कहने लग जाती है कि मिस्टर लू,
क्यों ना मैं आपके लिए एक अच्छा सा सूप बना दूँ। तो हाउसकीपर तो डर रहा होता है कि लू तो नहीं मानने वाला, पर फिर वो हाँ कह देता है। फिर हाउसकीपर जल्दी से शीन को यहाँ किचन में लेकर आता है और कहता है कि मौका अच्छा है, अब यहाँ से भाग लो, देखो नहीं तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो कहती है कि आखिर क्यों। तो फिर हाउसकीपर से समझाने लगता है कि मिस्टर लू के लिए इतने सालों से मेड लियू ही खाना बना रही थी, तो उन्हें ही ज़्यादा पता है मिस्टर लू के टेस्ट के बारे में, और मिस्टर लू कोई दूसरे का खाना नहीं खाते और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, तो तुम फालतू का प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो शीन कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर वो जल्दी से सूप रेडी करके लू के सामने ले आती है और कहती है कि बॉस चलो अब जल्दी से टेस्ट करो, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लुई सूप को अच्छे से देखता है और कहता है कि ये खाने लायक भी है। तो वो कहती है कि खा के तो देखो। फिर ये सूप को टेस्ट करता है और शीन की तरफ देखने लग जाता है, और फिर हाउसकीपर उसके हाथ को देखकर समझ जाता है कि बॉस ऐसा तभी करते जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है। सच में ये लड़की तो बहुत ही कमाल की है। फिर शीन लू से पूछने लगती है कि बॉस आपको खाना कैसा लगा, कम से कम मार्क्स तो दे दो। तो फिर वो कहता है कि हाँ खाने लायक है। तो ठीक है, फिर जब तक मेरी आंटी वापस से नहीं आती है तब तक तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगी। तो इस सुनते के साथ ही शीन को गुस्सा आती है कि उसने उसकी कोई तारीफ भी नहीं किया, तो वो धीरे धीरे उसकी बुराई करने लगती है। तो लू सुन लेता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो। शीन कहती है कि कुछ नहीं बॉस, तो क्या अब मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। लू इसके लिए हाँ बोलता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। फिर शीन जैसी कॉफ़ी बनाने जाती है तो हाउसकीपर उसे बताने लगता है कि लू कैसे टाइप की कॉफ़ी पीता है और उसका टेम्परेचर वगैरह कितना रहता है। तो फिर शीन ये सब सुनने के बाद अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाती है और वो लू को बता भी देती है कि उसने अलग टेम्परेचर के हिसाब से बनाई है, क्योंकि अभी उसका पेट ठीक नहीं है ना, तो उसे ऐसे टाइप की कॉफ़ी पीनी चाहिए। हाउसकीपर सोचता है कि बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें चीज़ें सिखाए, पर यार लू तो चुपचाप से कॉफ़ी पी लेता है और उसे उल्टा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। और वो इसे कहता है कि ठीक है, अब से रोज़ तुम 10 बजे मुझे ऐसी कॉफ़ी बना के दोगी। तो फिर शीन कहती है कि ठीक है बॉस। फिर यहाँ पर लू की सेक्रेटरी आई होती है और उसे बताने लगती है कि बॉस आपने जो डॉक्यूमेंट मंगवाया था वो मैंने आपके स्टडी रूम में रख दी हूँ, आप जाके देख लो। तो फिर लू पूछने लगता है कि मैंने जो स्पेशल असिस्टेंट ढूंढने का काम दिया था वो हुआ। तो फिर सेक्रेटरी बताती है कि अभी हम ढूंढ ही रहे हैं, बस आप थोड़ा और टाइम दे दो। फिर हम किसी मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि लू की रेवल कंपनी का CEO है और वो भी शीन को ही ढूंढ रहा है। उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि जिस लड़की को वो हायर करना चाहता है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ मिली है कि मिस्टर लू भी शीन को ही ढूंढ रहे हैं और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी डाला है कि जो भी उस लड़की को ढूंढ लेगा उसे 1 मिलियन मिलेगा। ये सुनते के साथ ही जियांग कहता है कि अच्छा, तो उसे भी पता लग गया कि वो शीन कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फिर जियांग ऑर्डर देता है कि एक काम करो, तुम हमारी कंपनी की तरफ से सेम वैसे ही एडवर्टाइजमेंट डालो, बस हाँ प्राइस थोड़ी बढ़ा दो। उसने 1 मिलियन रखा है ना, तो हम उस बंदे को 5 मिलियन देंगे जो हमें शीन की कॉन्टैक्ट देगा। सेक्रेटरी कहती है कि बॉस ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो जियांग कहता है कि नहीं, वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है और इतना तो बनता ही है, और वैसे अब मेरा टाइम आ गया लू से मिलने का। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ गोल्फ खेल रहा होता है, तभी जियांग यहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मैंने सुना कि तू किसी लड़की को ढूंढने के लिए बहुत सारे मिलियंस खर्च कर रहे हैं, तो बता तुझे वो लड़की मिली कि नहीं। तो लू कहता है कि जब तुझे पता चल गया है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला हुआ तो फिर इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा ना। जियांग कहता है कि वैसे मैंने भी तेरा सेम एडवर्टाइजमेंट कॉपी करके डाल दिया और उल्टा मैंने तो प्राइस भी बढ़ा दिया और 5 मिलियन कर दिया। तो फिर लू पूछता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है। तो जियांग से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही स्मार्ट पर्सन है, मैं भी जानता हूँ कि वो शीन कितनी ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो फिर लू भी उसे याद दिलाता है कि फिर तुझे इतना भी याद होगा कि तू कभी मुझे हरा नहीं पाता है, तो इस चीज़ में भी हरा नहीं पाएगा। और याद रखना कि तू उस लड़की को जितना भी प्राइस ऑफर करेगा मैं उससे कई ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, और तुझे पता है मैंने तो उसके लिए लग्जरी ऑफिस भी रेडी कर चुका हूँ। तो जियांग कहता है कि अच्छा, तो यानी तो उसके लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर ठीक है, मैं उसे अपनी खुद की ऑफिस दे दूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं शीन को तुझसे जीत के रहूँगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे चाहे जो रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ जाए उस शीन को लाने के लिए मैं वो सब करूँगा, चाहे मुझे शेयर्स देना पड़े चाहे पैसे, और फिर शीन को अपने अंडर में रख के मैं तुझे हरा दूंगा और तेरी फैमिली मेरे नीचे होंगे। ऐसा बोलकर फिर यहाँ से चला जाता है और फिर लू यहाँ तुरंत ही ऑर्डर देने लगता है कि शीन को किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना ही है, और दूसरी तरफ जियांग भी कॉल करके ऑर्डर दे रहा होता है कि किसी भी हाल में शीन को ढूंढना ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन को यहाँ पर हाउसकीपर सारे काम वगैरह समझा रहा होता है और उसे बताता है कि उसे हर रोज़ सुबह सुबह ही मिस्टर लू को 8 बजे उठाना होगा और उसे याद दिलाना होगा कि 8:30 बजे उसकी कंपनी की मीटिंग है।
और हर रोज़ मिस्टर लू को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, तो तुम्हें वो सॉर्ट आउट करके मिस्टर लू तक पहुंचाने और उन्हें साइन करवा के लेना है। इतने सारे काम सुनकर ये मन में सोचती होती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मैं ये काम कर सकती हूँ, आखिर मुझे इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं और साथ ही इतना अच्छा विला मिल रहा है रहने के लिए। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं काम समझ गई। फिर हाउसकीपर उसे बताता है कि वैसे कल मिस्टर लू हॉर्स राइडिंग करने गए थे और उनके पैर में चोट लग गई है, तो अब वो और भी चल नहीं पा रहे, तो थोड़ा वो और गुस्सा होने लग गए। तो अब तुम्हें आज उन्हें कंट्रोल करके सुबह उठाना होगा और थोड़ा केयरफुल रहना होगा। शीन सोचती है कि अगर उस मिस्टर लू का पैर टूट गया है, तो फिर बेचारा वो घोड़ा ठीक होगा कि नहीं। और फिर शीन लू को आवाज़ देने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर लू उठ जाओ, सूरज अब उग भी चुका है। तभी लू अंदर से चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से। तो फिर उसकी आवाज़ से डर जाती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि बस थोड़ा सा और ज़्यादा गुस्सा रहेगा, लेकिन ये तो कितना ज़्यादा गुस्सा है। हाउसकीपर कहता है कि वो तो है। फिर शीन कहने लगती है कि क्या रूम में जाने का कोई रास्ता नहीं है जो हम लोग चुपके से रूम में चले जाए और फिर मिस्टर लू को उठा दे। तो फिर हाउसकीपर उसे बताता है कि एक्चुअली मेरे पास कार्ड है। तो ये कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया था। तो फिर ये बताता है कि वो मेस में तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी के लिए डर रहा था। शीन कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि डरो मत, अगर कुछ हुआ भी तो इंश्योरेंस है ना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर शीन तो डर रही होती है। इसके बाद वो लू के रूम में जाने के बाद उसका पर्दा वगैरह खोल देती है और फिर जैसे उसकी तरफ देखती है तो सोचती है कि वैसे ये मिस्टर लू कितना भी गुस्सा वाला होगा, लेकिन हैंडसम तो बहुत है। फिर इतने में लू यहाँ सनलाइट पड़ने की वजह से जाग जाता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, और वो तुरंत ही ब्लैंकेट से अपना मुंह भी बंद कर लेता है। तो फिर ये उसे कहती है कि बॉस अभी 7:30 बज रहे हैं और अब आपके पास 1 घंटा है अपनी मीटिंग में जाने के लिए, तो उससे पहले ही आप उठ जाओ, आपको फ्रेश भी होना है और डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपके लिए रेडी कर दी हूँ और अब मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, और अगर आप अभी नहीं उठे तो फिर लेट हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी ठंडा हो जाएगा। तो ये गुस्से में उसे कहने लगता है कि क्या आप तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना होगा क्या नहीं। तो ये जल्दी से उसका फ़ोटोज़ लेने लग जाती है और फिर इसे दिखा रही है कि बॉस आप सुबह उठते ही बहुत ही हैंडसम लगते हैं, तो अगर आप अभी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं इन फ़ोटोज़ को लीक कर दूंगी, सभी लोग देख लेंगे कि आप सुबह सुबह कितने हैंडसम लग रहे थे। तो फिर ये सुनते के साथ ही लू से अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि अगर तुमने इन फ़ोटोज़ को लीक करने की सोची भी ना तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। तभी इतने में हाउसकीपर ये सब देख रहा होता है और वो सीटी बजाने लगता है। तो उसे देखकर दोनों जल्दी से दूर होते हैं और लू गुस्से में शीन की तरफ पिलो फेंक कर उसे चिल्ला रहा होता है। तो हाउसकीपर देखता है कि बॉस ने जानबूझ के उसे हिट नहीं करे, तो फिर यानी कि ये लड़की कितनी भी रूड हो लेकिन इसका तरीका बहुत ही अच्छा है। शीन कहती है कि बॉस देखो अभी आप पूरी तरीके से उठ चुके हो, तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। फिर शीन की बातों से हाउसकीपर सोचता है कि ये लड़की तो बॉस को एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है और कैसे टोन में बात कर रही है। फिर यहाँ लू तो शीन की बातों में आ जाता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं फ्रेश होता हूँ और जब तक मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पे रेडी होना चाहिए। तो ये कहती है कि ठीक है बॉस। और फिर शीन यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी, क्योंकि एक मैन का माइंड बच्चे की तरह होता है, इसलिए मैंने अब ये इजीली हैंडल कर ली। फिर लू जब ब्रेकफास्ट कर लेता है तो शीन उसके लिए एक स्टिक लेकर पहुंचती है और पूछती है कि बॉस आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा। तो उसे अपने पास आने के लिए कहता है और फिर स्टिक पकड़ के उसे कहता है कि तुम मुझे अब स्टडी रूम में लेके चलो। शीन सोचती है कि ज़रूर इसने बहुत ही बुरे बुरे काम करा होगा तभी आज ही रिसीबल हो गया है। फिर वो उसे उठा के कैसे कैसे करके उसके स्टडी रूम तक उसे पहुंचाती है और थक जाती है और कहती है कि बॉस अब आप अपना काम करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं जा रही हूँ। तो लू से रुकने के लिए बोलता है। तो फिर शीन कहती है कि बॉस अब फिर से कुछ नया काम है। लू कहता है कि इन फाइल्स को तुमने सॉर्ट आउट करी हो, तो इसलिए तुम्हें अब यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो फिर तुम मुझे उसका जवाब दोगी। और फिर लू अपनी लाइव मीटिंग चालू करता है जिसमें उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसकी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग किसी दुबई के क्लाइंट से होने जा रही है जिसका नाम मिस्टर जैन है और ये लाइव मीटिंग अरबिक में रहेगी। तो शीन ये सुन लेती है। तो फिर ये से पूछता है कि क्या तुम्हें अरबिक आती है। शीन सोचती है कि इसे क्या पता, मैंने तो अरबिक लैंग्वेज में अवार्ड जीती हुई हूँ। फिर वो से कहती है कि थोड़ी सी। तो फिर लू इसे भी लाइव मीटिंग सुनने के लिए दे देता है और कहता है कि तुम सारी चीज़ें नोट करोगी और हाँ कुछ भी पंक्चुएशन मार्क में भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर शीन को मानना ही पड़ता है और फिर लू मीटिंग कंटिन्यू करता है और वो जो भी यहाँ मीटिंग में सुन रहा होता है वो सारी चीज़ें शीन लिख रही होती है। और फिर मीटिंग क्लोज करने के बाद वो उसे पूछता है कि बताओ आखिर वो क्या बात कर रहा था। तो फिर शीनी से सब कुछ बताती है कि दुबई वाला जो क्लाइंट था वो उसे बता रहा था
कि वो उसके साथ जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें वो लोग सप्लाई करने में इतना टाइम लगा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ये प्रोजेक्ट को बंद कर देगा और किसी और कंपनी के साथ कंटिन्यू करेगा। और फिर शीन कहती है कि बॉस आपको नहीं लगता कि वो जो कह रहा था वो काफ़ी चीज़ डिफरेंट है और आपको तो पता ही नहीं चला कि ये सारी बातें हो गई। फिर लू को गुस्सा आती है कि उसकी कंपनी में ठीक से काम नहीं चल रहा है, जब वो इधर है इसलिए वो लोग कुछ और ही कर रहे हैं। फिर ये तुरंत ही इस बारे में अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके बात करता है और ये भी कहता है कि वो अभी मेन ऑफिस जाने वाला है। शीन तो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है कि अब वो यहाँ से बाहर जाएगा तो कम से कम थोड़ा तो इसे छुटकारा मिलेगा। और फिर वो एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि बॉस अब आप बाहर जा रहे हो तो मुझे तो कितना बुरा लगेगा ना, हम अब थोड़ा टाइम के लिए दूर रहेंगे। तो फिर लू कहता है कि नहीं तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो ये कहती है कि बॉस आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं आपकी असिस्टेंट थोड़ी ना हूँ, मैं आपकी मेड हूँ। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, हम आधे घंटे बाद ही निकलेंगे। फिर शीन को मानना पड़ता है और वो रेडी होने के लिए जाती है। तभी लू इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर इस मेड को सब कुछ कैसे आता है, ये इतना अच्छा खाना भी बना लेती है और इसे सारी चीज़ें हैंडल भी करना आती है और साथ ही साथ अरबिक भी आती है। और फिर लू तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कह देता है कि मुझे अपनी नई मेड का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर यहाँ पर हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा होता है कि जब लू ने अपनी लाइव मीटिंग चालू किया था तो उसके पीछे जो उसकी मेड खड़ी थी वो बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे कि वो शीन है। फिर ये जियांग की असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में बता देता है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर जियांग को इस बारे में गुड न्यूज़ देती है कि शीन मिल गई है, वो असल में लू के घर पे मेड की जॉब कर रही है। तो जियांग को भी ये सुनकर शौक लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर लू के साथ कार से जब जा रही होती है तो वो बहुत ही गुस्से में बैठी होती है। तो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। शीन कहती है कि बॉस आपको नहीं लगता कि आपके साथ मीटिंग में जाने का काम आपकी स्पेशल असिस्टेंट का होना चाहिए, मेरा नहीं। आपको पता है अभी आप बाहर जा रहे थे तो ये मेरा फ्री टाइम था और आप मेरा पर्सनल टाइम यूज़ कर रहे, समझे। फिर इतने में ब्रेक लगने की वजह से शीन यहाँ पर लू के ऊपर गिर जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके बाद फिर कंपनी के सामने पहुँचते ही लू कार से बाहर निकलता है और शीन बाहर नहीं आ रही होती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो ये सुनते के साथ ही वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जैसे ये कार से बाहर निकलने लगती है तभी ये हिल्स की वजह से गिरने वाली होती है और लू उसे गिरने से बचाता है। फिर इसके बाद दोनों यहाँ मीटिंग रूम में आते हैं और शीन उसे बैठने के लिए सीट देती है। फिर वो इसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम मुझे सही से बताओ कि तुम्हें यहाँ अंडर कवर एजेंट के तौर पे किसने भेजा हुआ है। तो शीन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या एजेंट, मैं बस एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई हूँ, समझे। फिर इतने में हम देखते हैं कि एचआर अपना मुँह छुपा रही होती है। तो लू कहता है कि आखिर तुम एक नॉर्मल मेड कैसे हो सकती हो, तुम्हें इतनी सारी चीज़ आती है और सब चीज़ को तुम प्रोफेशनल तरीके से भी करती हो, साथ ही तुम्हें अरबिक भी आती है। शीन कहती है कि बॉस यही तो आपकी डिमांड थी ना कि आपकी एम्प्लॉई को सब कुछ आना चाहिए, तो बस मेरे पास कुछ स्किल्स हैं और बस थोड़ी सी अरबिक आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कहता है कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन याद रखना अगर मुझे पता चल गया ना कि तुम एक स्पाई हो फिर तो तुम्हारी सज़ा मौत होगी। और फिर वो अपनी एचआर से कहता है कि मुझे इस लड़की का पूरा इन्फॉर्मेशन दो। फिर तो वो डर जाती है कि बॉस को क्या मेरी गलती के बारे में पता चल गया है कि ये तो असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आई थी। फिर वो उसे इसकी इन्फॉर्मेशन वाली फ़ाइल दे देती है और उसे वो खोलने जा रहा होता है और इसे कहने लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने किसने भेजा होगा, मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं और मैं ऐसे लोग को यहाँ से गायब कर देता हूँ। तो शीन मन में सोचती है कि पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसा पागल बॉस मिल गया जो मुझे अपनी स्पेशल असिस्टेंट बनाने के बजाय अपनी मेड बना के रखा हुआ है और मुझसे इतने काम करवा रहा है। फिर लू जैसे यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन देखने वाला होता है तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और फिर शीन पीछे हो जाती है और जियांग लू से बात करने लगता है और उसे पूछता है कि मैंने सुना हूँ कि तुम अपने घर पे अकेले रहते हो लेकिन तुमने 100 से भी ज़्यादा सर्वेंट रखे हुए हो, तो क्या तुम उनमें से एक मेड मुझे दे सकते हो, मुझे एक अच्छी मेड की ज़रूरत है। तो फिर लू कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हें क्या हर चीज़ मुझसे ही छीननी है, पहले तुम मेरी असिस्टेंट छीनना चाहते थे और अब मेड छीनना चाह रहे हो। तो जियांग कहने लगता है कि हाँ हम दोनों वैसे भी कंपटीशन वाले रिलेशन में, तो जो चीज़ तुम्हें मिल जाती है और मुझे नहीं मिलती तो मुझे नींद नहीं आती। तो लू इससे कह देता है कि मैं अपने लोगों में से एक को भी तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। तो फिर जियांग कहता है कि देख लेंगे, एक दिन मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद लू यहाँ शीन की इन्फॉर्मेशन वाला वो पेपर निकालता है और पूछने लगता है कि आखिर एक मेड होकर तुम्हें अरबिक कैसे आती है, पहले मुझे इसका जवाब दो। फिर एचआर उसे बताने लगती है कि बॉस मुझे पता है कि आप हमेशा घर से काम करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक ऐसी मेड ढूंढी थी जिसे अरबिक भी आती हो ताकि ये आपका एक्स्ट्रा काम भी कर सके।
और वो मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बदल दी थी, नहीं तो अभी मैं बचती नहीं। फिर लू कहता है कि ठीक है। तो ये सुनते के साथ ही शीन आकर उसे चिल्लाने लगती है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ और अब ये बात यहीं पर ही खत्म होगी, ऐसे कैसे? तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो कम से कम तुम्हें मुझसे माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना। तभी एचआर इन लोग का झगड़ा देखकर कहती है कि मैं जाती हूँ अपना काम करने, आप लोग अपना बातें करो, ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। और फिर ब्लू इसे कहने लगता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। शीन कहती है कि क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसे बात, तुमने मुझे गलत समझाया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। हाँ हाँ, आप क्यों मांगोगी तुम माफ़ी, क्योंकि तुम लू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट जो हो तो तुम इतने हम्बल थोड़ी ना हो सकते हो, तुम क्यों किसी से माफ़ी मांगोगी। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे फायर ही कर दो। फिर ये सुनते के साथ ही वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और इसे सॉरी कह देता है। शीन कहती है कि तुमने क्या कहा, तो कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो शीन और एक्टिंग करने लगती है कि तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ज़रा और ज़ोर से बोलो। तो फिर ये कहता है कि अब अपनी लक मत आजमाओ। तो फिर शीन मान जाती है कि ठीक है, अब तुमने माफ़ी मांग ली हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो ये मन में सोचता है कि इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर यहाँ पर वो एम्प्लॉय आता है जो कि प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और उससे मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पर लू शिन से कहता है कि वो इन लोग को हैंडल करे। तो वो इन लोग से पूछती है कि प्रोजेक्ट 1 बिलियन का था तो आखिर उन लोगों से ऐसी गलती कैसे हुई कि वो प्रोजेक्ट 700 मिलियन का हो गया। तो ये बंदा तो शिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि बॉस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, बल्कि गलती इस लड़की की है, इसने गलत ट्रांसलेट करी है और हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाई है। तो फिर लुई से पैर से मारता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरी कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे को मैं अब और यहाँ रखूँगा, तुमने मेरे डैड के साथ भी काम किया था और तुम यहाँ मुझे धोखा दे रहे हो। तो भी ये बंदा अपनी गलती मानने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा होता है और कहता है कि मेरी तरफ से कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर लू शिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे ट्रांसलेशन में कोई गलती हो सकती है। शिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, और अगर हुई ना तो मैं अपनी तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। तो भी ये बंदा मान नहीं रहा होता है और शिन को ये बातें सुनाने लगता है कि ये बहुत ही ख़राब लड़की है और ये अपने आप को समझती क्या है जो ट्रांसलेशन वगैरह करेगी, इसे कुछ नहीं आता, ये बस एक मामूली सी मेड है, तो इसे उसी हद तक रहना चाहिए था। शिन बहुत ही गुस्से में फिर इसे मारने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाई नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। और लू तो बस ये सब देख रहा होता है और उसे जो करना है वो करने दे रहा होता है। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं और उन दोनों एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर शिन तो बहुत ही खुश होने लगती है कि वाह, अपनी मर्जी की चीज़ें करना ऐसा होता है। फिर कंपनी से घर आने के बाद शिन काफ़ी थकी हुई होती है और वो सोचती है कि पता नहीं अब वो मिस्टर लू कल क्या क्या काम करवाएगा। फिर इसके फ़ोन पर लू का मैसेज आता है तो ये देखकर ये सोचती है कि अभी कल आया भी नहीं और इसकी अजीब हरकतें अभी से शुरू हो गई। फिर ये देखती है कि उसने इसे अब नया काम दिया है कि उसने जो इसके बारे में पिछला वाला फाइल पढ़ी थी इन्फॉर्मेशन वाला, उसे अब ये रिवाइज करके वापस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब उसने नई चीज़ें ऐड करा है और उसमें अपनी पसंद और मेडिसिन के बारे में भी लिख दिया है। तो अब शिन को इसे अच्छे से पढ़ने के बाद इसे वापस से रिव्यू भी करना पड़ेगा। ये सोचती है कि सच में कितना बड़ा पागल बंदा है, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। और लू उसे दूसरे रूम से देखते हुए खुश हो रहा होता है उसे ऐसे परेशान करके। फिर वो इसकी फ़ाइल का वो रिवीजन इसे सेंड कर देती है तो ये देखता है कि उसने कैसे उसके बारे में अब सब लिखी हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और बिल्कुल ही चाइल्डिश है, हमेशा बच्चे वाली हरकत करता रहता है। ये पढ़कर ही सोचता है कि आखिर मैंने कब इतना गुस्सा किया और मुझे चाइल्डिश कह रही है, मैं 27 ईयर्स का हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिन ने लू के लिए जो सारे ब्रेकफास्ट बनाई होती है वो सारे वो उसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि ये सारे स्पेशल मेडिसिन वाले ब्रेकफास्ट उसकी बीमारी को ठीक करेंगे। तो ये देखकर वो कहता है कि क्या ये सच में खाने लायक है। तो कहती है कि हाँ बॉस, आप खा के तो देखो, सच में बहुत ही टेस्टी होगा और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसको खाने के बाद ना आप ना लोगों को कर्ज करना भूल जाओगे और बीमार होना भी भूल जाओगे क्योंकि ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई हूँ। तो लू कहता है कि लगता है तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो कि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ। तो शिन कहती है कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इतने में घर पर लू की मॉम के साथ कोई लड़की आई होती है और वो लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और लू की मॉम कहने लगती है कि मेड जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। तो शिन को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर हाउसकीपर उसे अपने साथ लेकर जाता है लाने के लिए। और तभी यहाँ पर ये जो लड़की आई होती है ये कहने लगती है कि लू के घर पे इतनी ब्यूटीफुल मेड रहती है, तभी तो ये मुझे पसंद नहीं करता है। तो फिर शिन ये सब सुन रही होती है और सोचती है कि खुद ही ख़राब होगी और यहाँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रही है। फिर इसके बाद वो इन लोग को चाय वगैरह सर्व कर देती है। फिर जैसे ये लड़की चाय पीती है तो चाय की बुराई करती है कि इतनी गंदी चाय मैंने आज तक नहीं पी। फिर जैसे ही लू की मॉम भी चाय पीती है तो वो भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जल्दी से शिन के ऊपर ये चाय फेंकने लगती है। पर तभी लू उसके सामने आ जाता है और ये चाय उसके ऊपर गिर जाती है।
फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने वाली हरकत थी। फिर ये लू की फ्रेंड उसके ऊपर गिरी हुई चाय पोंछने के लिए जा रही होती है, पर देखती है कि शिन पहले से ही टिश्यू से उसका शर्ट साफ कर रही है। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर शॉक होने लगते हैं। तभी यहाँ पर लू की मॉम उसे और चिल्ला रही होती है। यहाँ पर उसे कहती है कि क्या तुमने सच में इस मेड को अपना दिल दे दी हो, इसे अब भी यहाँ से निकालो। तो लू कहता है कि मॉम इसी मेड ने कंपनी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो उसकी मॉम कहती है कि इस मामूली सी मेड को बिजनेस वगैरह के बारे में क्या ही पता होगा, कुछ भी मत बोलो। तो लू कहता है कि मॉम आपको लग रहा है कि मैं यहाँ झूठ कह रहा हूँ। तभी शीन ये सब सुनते हुए सोचती है कि सच में कितना डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट। शीन सोचती है कि कितना डोमिनेटिंग है ये, जो अपनी मॉम से भी फाइट कर रहा है। फिर यहाँ लू की मॉम उसे कह देती है कि मैं नहीं जानती हूँ, कंपनी अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में और हमें चियान की फैमिली की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अब चियान से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही वो मना कर देता है। तो लू अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ शादी करने की ज़रूरत है? फिर तो अगर आगे चल के कंपनी को और प्रॉब्लम पड़ जाएगी तो फिर तो मुझे इस लड़की से डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करनी पड़ेगी, फिर तो इस मिस चियान के साथ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। तो लू की मॉम कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? लू कहता है कि मॉम मेरे पास तो इससे भी अच्छा आइडिया है, अगर आपने 3-4 बेटे करे होती तो फिर हमारे पास और मैरिज ऑप्शन होता, फिर कंपनी को और भी ज़्यादा फायदा हो जाता। फिर लू की मॉम और गुस्सा होने लग जाती है। तो वो कहता है कि मॉम कंपनी की चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सॉल्यूशन निकाल ही रहा हूँ। और फिर लू चाय निकालने के बाद इसे चियान को दे देता है और कहता है कि लो स्पेशली मैंने बनाया हूँ। तो फिर ये तो बहुत ही गुस्सा होकर चली जाती है। तो लू की मॉम उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ अभी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाओ, तुम्हें पता है उसकी फैमिली हमारी कंपनी में कितने सारे पैसे लगा रहे हैं और हमें उसकी ज़रूरत है। तो लू कहता है कि मॉम मैं नहीं जाने वाला हूँ, और अगर आपको लगता है तो आप ही चली जाओ, क्योंकि मैं ऐसे थोड़े से लालच की वजह से अपने आप को बेचने नहीं वाला। तो लू की मॉम उसे कहती है कि ठीक है तुम रहो अपनी इस मेड के साथ, और वो चियान के पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। और ये सब देखकर शीन हंसने लगती है। तो लू कहता है कि क्या तुमने एंजॉय कर ली? शीन कहती है कि नहीं, तो उल्टा मुझे तो तरस आ रहा है कि सीईओ होना कितना मुश्किल होता है, वक्त पड़ने पर अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो ये सुनकर लू को शौक लगता है और फिर वो इसे कहता है कि चाय अब पूरी ठंडी हो चुकी है। तो ये सोचती है कि अब इतनी फाइट के बाद ये चाय पिएगा तो चाय तो ठंडी होगी। फिर लू शीन को बताने लगता है कि अब हमारे पिछले ऑर्डर में तो हमें नुकसान हो ही गया है, तो अब हमें उस दुबई के क्लाइंट के साथ एक नया ऑर्डर लेना होगा और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे उस प्रिंस के साथ डील करना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तो कहती है कि फिर तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लू कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। फिर ये कहता है कि ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मुझे अरबिक सिखाना होगा। तो फिर ये मान जाती है उसके साथ चलने के लिए। और फिर शीन को यहाँ फिर से लू को स्टडी रूम तक ले जाने में हेल्प करना पड़ता है। और फिर वो जैसे यहाँ लैपटॉप ओपन करके उसी दुबई के प्रिंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने लगता है, तो शीन उस बंदे का फोटो देखते के साथ ही पहचानती है और कहती है कि अच्छा तभी तो मैं बोलूँ कि वो मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था, इसे तो मैं जानती हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में उसे जानती हो? तो शीन कहती है कि सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि मेरे पास उसका पर्सनल कार्ड भी है, और वो उसे वो कार्ड दिखाने लगती है। तो ये काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि आखिर इसके पास उस दुबई के प्रिंस का पर्सनल कार्ड कैसे है। फिर वो इसे कहती है कि बॉस मुझे एक चीज़ पूछना था कि अगर मैं आपकी कंपनी की हेल्प करूंगी इस दुबई की क्लाइंट के साथ बिजनेस डील करवाने में, तो मुझे बदले में 5% प्रॉफिट चाहिए। तो फिर लुइस के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुमने सक्सेसफुली इस बिजनेस डील को करवा दी तो मैं तुम्हें 5% से भी ज़्यादा दूंगा। ये सुनते के साथ ही बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे साइन करने के लिए दे देती है और कहती है कि बॉस अब जल्दी से इसे साइन कर दो, फिर हमारा डील हो गया। तो लू कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम अब टाइम के साथ साथ और भी चालाक होती जा रही हो। शीन कहती है कि बॉस आप ये सब बातें छोड़कर साइन कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे एक और कंडीशन ऐड करना है, और वो ये है कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करवा पाई तो तुम्हें तुम्हारी मेड की जॉब की 6 महीना और बढ़ाना पड़ेगा और हाफ सैलरी भी मैं कट कर दूंगा। तो शीन इसके लिए तुरंत ही मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे शीन लू को लेकर उसी क्लाइंट से मिलने होटल पहुंचती है। फिर जैसे ही वो प्रिंस यहाँ पर आता है तो वो शीन को देखते ही खुश हो जाता है और पूछता है कि फाइनली अब तुम मेरी लिटिल वाइफ बनने के लिए रेडी हो। तभी लू सामने से उससे हैंडशेक करने आता है, पर ये उसे छोड़ता है और सीधा शीन के पास आकर उसे बात करने लगता है। फिर शीन यहाँ इस प्रिंस को बताती है कि मैं इस बार तुमसे लू कंपनी की तरफ से बात करने के लिए आई हूँ बिजनेस डील के बारे में। तो ये पूछता है कि फिर क्या हम लोग साथ में डिनर करने वाले? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे और मिस्टर लू के साथ, और फिर वो सेंटेंस चेंज करती है और कहती है कि हाँ मैं आपके साथ ही डिनर करूँगी।
तो प्रिंस बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का चाइनीज़ फूड टेस्ट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर शीन उसे अंदर लेकर जाती है और जैसे ही लू भी अंदर आने लगता है तो बॉडी गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें प्रिंस ने नहीं बुलाया। और फिर लू बस यहाँ बाहर खड़ा रह जाता है और उन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस यहाँ पर शिन से पूछ रहा होता है कि लास्ट टाइम जब वो लोग मिले थे तो उसके बाद वो अपनी कंट्री चली गई थी, तो उसने कोई भी कॉल क्यों नहीं करी और क्या अब वो उसकी वाइफ बनने के लिए रेडी है। शिन उसका टॉपिक चेंज करती है और कहती है कि चलो खाना आ गया है, हम लोग खाना खाते हैं। और तभी इतने में शिन देखती है कि लू यहाँ पर वेटर बन के आया हुआ है, तो वो काफ़ी शॉक होती है और फिर वो कहीं लू को देख ना ले इसलिए वो जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए उससे बातें करने लग जाती है। तभी वो कहता है कि मुझे आज तुम क्लियर एक्सप्लेनेशन दो कि क्या कि यहाँ पर तुम मुझसे मिलने नहीं आई थी। तो फिर शिनू से बताती है कि मैं यहाँ पर लू ग्रुप कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। फिर इस बात पर वो अपसेट होता है। शिनू से बताने लगती है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें उसको भी कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो सब उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देती है। तो फिर उसे भी ये बिज़नेस डील का आइडिया पसंद आता है और वो इस डील को करने के लिए मान जाता है और फिर यहाँ पर वाइन मंगवाता है। फिर जैसे ही शीन यहाँ वाइन पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर वो जैसे ही वॉशरूम जाने लगती है तभी इसे यहाँ लू मिल जाता है। तो शीन से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लू कहता है कि क्या तुम्हारा तरीका ये था कि तुम उसके साथ डिनर करने आई थी, और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो यहाँ पर आते के साथ ही तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए क्यों पूछ रहा था। तो शीन कहती है कि वैसे भी मैं ब्यूटीफुल हूँ तो कोई भी मुझे पूछ ही सकता है, और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस डील करवाने आई हूँ, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। तो लू उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे पहले से कैसे जानती हो। शीन कहती है कि क्या तुम मेरी केयर कर रहे हो। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि जब वो कॉलेज में थी तो वो अपने कॉलेज की तरफ से एक बार ट्रांसलेशन के लिए अब्रॉड गई थी और तभी वहाँ पर वो प्रिंस से मिली थी। फिर वो इसे समझाने लगती है कि देखना हमारा प्रोजेक्ट प्लान बहुत ही अच्छा है, तो वो बिजनेस डील करने के लिए ज़रूर रेडी होगा। पर अभी भी लू बहुत ही जेलस हुए जा रहा होता है और फिर उससे पूछने लगता है कि वो उसे इतना पसंद कर रहा है तो कहीं वो सच में उसकी वाइफ बनने तो नहीं चली जाएगी। शीन कहती है कि अगर मुझे जाना होता तो मैं पिछले साल ही जा चुकी होती, इतना टाइम वेट नहीं करती और यहाँ पैसे के लिए तुम्हारी मेड बनकर नहीं घूम रही होती। तो फिर लू ये सब सुनने के बाद उससे पूछता है कि क्या किसी मेड का बिहेवियर अपने बॉस के साथ ऐसा होना चाहिए। तो शीन कहती है कि हाँ, मैं तो वॉशरूम जा रही थी और तुम्हें ने मुझे बीच में रोक लिया। फिर जैसे वो जाने लगती है तो चक्कर आकर फिर से बेहोश हो रही होती है और फिर वो इससे कहती है कि कहीं उस प्रिंस ने मुझे ड्रग तो नहीं दे दिया है। फिर वो यहाँ बेहोश हो जाती है और लू उसे उठा के लेके जाता है और फिर लू यहाँ शीन को रूम में लाने के बाद उसे मेडिसिन लाकर पिला रहा होता है। पर तभी शीन तो उसे छोड़ने के लिए मान ही नहीं रही होती है और फिर उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है। लू उसे होश में लाने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रही है, पर शीन फिर भी नहीं मानती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही जैसे ही लू की नींद खुलती है तो वो शीन को पास ना देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद भाग गई। तो ये जल्दी से आकर उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि स्लो से बोलो, हमने कोई इतना अच्छा काम नहीं करे, कोई सुन लेगा तो फिर कहता है कि यानी अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रही हो। शीन कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगी, और वैसे भी हम ऐसे सोच लेते हैं कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैंने तो बस एक गलती करी हूँ जो कि हर लड़की करती है। लू ये सुनकर शॉक हो रहा होता है और ये सोचती है कि इसके अंदर तो बॉस वाली बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, क्या मैं इसे 5 मिलियन दे दूँ और इससे छुटकारा ले लूँ। फिर जैसे ही लू फिर से कुछ बोलने जाता है तो ये जल्दी से उसका मुंह फिर से बंद करती है और उसे समझाने लगती है कि देखो अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगे और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और याद रखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस बिजनेस डील को पूरा करना। तो अब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाऊंगी और तुम चिल्लाओगे नहीं, ठीक है? आंखों से इशारा करके बताओ। तो वो नहीं सुन रहा होता है तो ये उसे गुस्से में कहती है कि इशारा करो, तो फिर वो मान जाता है। फिर शीन जैसे ही हाथ हटाती है तो फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। शीन कहती है कि गलती तुम्हारी भी तो है ना, और वैसे भी मैंने क्या गलत की, मुझे तो ड्रग दिया गया था। तो लू से बताता है कि तुम्हें उस प्रिंस ने कोई ड्रग नहीं दिया था और तुम बस थोड़ी सी भी ड्रिंक होल्ड नहीं कर पाती हो और इजीली ड्रंक हो जाती हो। तो कहती है कि फिर तो यानी मैंने ड्रंक होने के बाद ये गलती करी हो ना, तो ये तो काउंट ही नहीं होती। और ऐसा बोलकर वो उसे दूर करती है और कहती है कि मुझे याद आया कि मुझे प्रिंस के साथ मीटिंग के लिए जाना था। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है और फिर शीन उस प्रिंस से वापस मिलने जाती है और उसे कल के लिए सॉरी कहती है कि वो बिना गुड बाय के ही बिना ही चली गई थी। और फिर यहाँ पर अब वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में मना ही लेती है और साइन भी करवा लेती है। फिर ये प्रिंस उसे फिर से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ दुबई नहीं चलना चाहती हो। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो शीन को हक करने लगता है। तो फिर ये प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हारा जवाब समझ गया,
तुम्हारे पास पहले से इतना अच्छा ऑप्शन है। और वो लू से कहता है कि उसकी चॉइस बहुत ही अच्छी है और वो अब से रुकर चला जाता है। फिर शीन उस प्रिंस को बाय करने के लिए जाना चाह रही होती है पर लू से जाने नहीं देता। तो फिर ये गुस्सा हो जाती है और ये कहता है कि अब हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पर शीन गुस्सा होकर जैसी जा रही होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो फिर ये जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और फिर वो तो बेहोश हो चुकी होती है। तो डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने आता है और फिर डॉक्टर के जाने के बाद शीन तो तुरंत ही उठ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और चलो अब मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस का अरेंजमेंट करो पार्टी में जाने के लिए। तो फिर बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आज रात तुम्हें बेड पर ही रहना है। शीन कहती है कि नहीं, ये पार्टी स्पेशली मेरे लिए, तो मैं तो जाके रहूँगी। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर तुम चलना चाहती हो ना तो तुम्हें मेरा एक काम भी करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना होगा। शीन कहती है कि आखिर क्यों, मैं बस एक मेड हूँ, आखिर बॉस आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो फिर कहता है कि आज का काम करने के बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दूंगा तुरंत ही। तो फिर ये तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है, फिर बताओ मुझे कैसे एक्टिंग करनी होगी। तो लू से बताता है कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए मर भी सकती हो। शीन उसके लिए मान जाती है। फिर इसके बाद जब ये लोग पार्टी में होते हैं तभी यहाँ पर वही च्याओ पहुँच जाती है। तो उसे दिखाने के लिए ये जल्दी से शीन को हक करके उसे समझा देता है कि जैसा उसने समझाया था उसे वैसी अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। फिर जैसे ही च्याओ इन दोनों को ऐसे दिखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर तुम अभी भी इस लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। तो फिर शीन भी उसी को कॉपी करते हुए वैसी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि शीन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ये पार्टी स्पेशली मेरे लिए थी ना, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, इसे यहाँ से निकालो। लू कहता है कि अरे मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ, ये हमारी गेस्ट है ना। तो शीन कहती है कि ठीक है फिर मत निकालो, फिर आज रात तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। लू कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे रूम में आ जाना। तभी ये सुनकर च्याओ को बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने क्या इस मेड को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली हो। तो शीन कहती है कि मेड हूँ तो क्या हुआ, और फिर वो लू को किस करके उसे दिखाती है और लू भी कहने लगता है कि हाँ मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। फिर च्याओ तो गुस्सा होकर चली जाती है और उसके जाने के बाद शीन यहाँ इससे दूर होती है। तो फिर कहता है कि अभी मैंने तुम्हारी हार्ट बीट सुना था। तो शीन कहती है कि इतनी दूर से तुम्हें हार्ट बीट सुनाई दे रही है तो फिर तुम एक हॉस्पिटल में क्यों नहीं काम करने लगते हो, तुम्हें CEO बनने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि सच में आखिर मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट इतना ख़राब कैसे हो गया। ऐसा बोलते हुए वो अपना नाम ले रही होती है। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना नाम क्या बोली। तो शीन उससे फिर अपना रियल नेम बता देती है। ये सुनने के साथ ही वो शॉक हो जाता है और कहता है कि यानी मैं जिसे ढूंढ रहा था वो अब तक मेरे साथ ही थी। तो ये कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर इसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए 5 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा हूँ। तो फिर शीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि यानी इतने महीने से जो मैं मेड की जॉब कर रही थी ये मेरे साथ मजाक हुआ है। तो फिर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ज़रूर कंपनी में किसी एम्प्लॉय की गलती है, ये मैं सब हैंडल करता हूँ। पर शीन तो बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है और वो कहती है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा शांत होने के लिए टाइम चाहिए। तो फिर ये भी उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों जैसे घर आते हैं तो हाउसकीपर पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर शीन कहने लगती है कि मैं 1 महीने में इस जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। तो लू यहाँ पर हाउसकीपर को इशारा कर रहा होता है। तो हाउसकीपर फिर शीन को मनाने लग जाता है और कहता है कि तुम आखिर ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से हमारा ये अजीब सा बॉस अच्छा हो गया, तो अब तुम चली जाओगी तो ये वापस से ख़राब हो जाएगा। तो लू अपनी ऐसी बुराई सुनकर शॉक हो रहा होता है और फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि वैसे भी अब तुम दोनों का तो रिलेशन भी आगे बढ़ गया है। तो भी शीन नहीं मानती और कहती है कि मैं यहाँ से जाके रहने वाली हूँ। तो फिर लू भी गुस्से में कहता है कि ठीक है, इसे यहाँ से जाना है तो जाने दो, हाउसकीपर तुम 1 महीने में मेरे लिए एक अच्छी सी दूसरी मेड ढूंढ के लाओ। फिर शू तो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना। फिर शू बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि मैं अपना रेस्ट करने जा रही हूँ। तो लू से रोकता है तो कहती है कि अब क्या काम है। तो फिर वो उसे बताता है कि मुझे भूख लगी है। तो शीन गुस्से में चली जाती है। फिर हाउसकीपर लू से पूछने लगता है कि बॉस आखिर क्या हुआ है जो शीन इतना गुस्सा हो गई है। तो फिर लू इसे सब बताता है कि वो असल में मेरी स्पेशल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करी थी पर HR ने गलती से इसे मेरी मेड की जॉब दे दी। तो फिर अब उसे पता लग गया है तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई है। तो फिर हाउसकीपर लू को बता देता है कि उसे फिर तो शीन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी सिंसियरली, नहीं तो फिर वो तो बहुत ही गुस्से वाली है, वो नहीं मानेगी। फिर लू सोच में पड़ जाता है। हाउसकीपर कहता है कि सोच लो, अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर वो तो चली ही जाएंगी यहाँ जॉब छोड़ के। और फिर शीनिया बहुत ही गुस्से में किचन में कुकिंग करने आती है और सोचती है कि उसकी HR की गलती की सज़ा वो मुझे दे रहा है। फिर वो जानबूझ के खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है और फिर उसे खाना ला के सर्व करती है। इसी लू ये खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही गंदा लगता है पर वो जानबूझ के कुछ बुराई नहीं करता क्योंकि फिर शीन और गुस्सा हो जाएगी और यहाँ से अभी चली जाएगी। वो थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो भी वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हाउसकीपर कहता है कि जाओ बॉस मनाओ। तो ये सोचता है कि बॉस मैं हूँ या फिर वो है।
हम देखते हैं कि शीन यहाँ बाहर आने के बाद सोचती है कि वैसे तो मैं बहुत ही अनप्रोफेशनल वाली हरकत कर रही हूँ, आखिरकार वो मेरा बॉस है तो मुझे उस पर ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, आखिर वो मुझे पैसे देता है, मुझे बस 1 महीने तक ठीक ठाक से काम कर लेना चाहिए, जैसे टाइम हो जाएगा फिर मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। और फिर सोचती है कि चलो अब मैं वापस से घर चलती हूँ। तभी हम देखते हैं कि लू वहीं से ही कार लेकर चला जाता है शिन को ढूंढने के लिए, और उसे पता भी नहीं लगता कि शिन तो यहीं पर ही थी, और वो परेशान होता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई, क्या वो इतना तेज भागती है। फिर हम देखते हैं शिन तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाती है उसके घर पे, और फिर वो दोनों वहाँ से साथ में बाहर चले जाते हैं। जब लू यहाँ घर पर आता है तो फिर वो अभी भी गुस्सा हो रहा होता है और अपने हाउसकीपर को बुला के कहता है कि वो शिन को ढूंढ के रहेगा। फिर इतने में हाउसकीपर उसे बता देता है, फिर हाउसकीपर पता करके बताता है कि शिन बाहर में है, तो लू उसे ढूंढने के लिए जाता है। और तभी वो देखता है कि शिन ने यहाँ पर किसी गुंडे को कांच से मार दी होती है। वो उल्टा उसे बचाने जाता है तो वो जल्दी से कहने लगती है कि मैंने इसे डिफेंड में मारी हूँ। लू देखता है कि वो तो सेफ है ना, तो फिर वो कहता है कि अगर तुमने इसे जान के भी मारी होती तो भी मैं तुम्हें बचा लेता, और वो उसकी केयर करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई ना। फिर जैसे यहाँ पर बार का मैनेजर आता है तो लू से चिल्लाता है कि अगर मेरी वाइफ को थोड़ी सी भी चोट आती ना तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, आखिर यहाँ पर तुम कैसे भी लोग को आने दे रहे हो। फिर शिन यहाँ पर दर्द की एक्टिंग करने लगती है तो लू उसे उठा के लेके जाता है और डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। और आज रात शिन को यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, तो लू भी यहाँ से जाने के लिए मानता नहीं है और वो उसी के साथ सेम बेड शेयर करता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, और ऐसा बोलकर वो उसे हक करे हुए सो जाता है। शिन भी बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर मॉर्निंग होते ही लू शिन के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे ब्रेकफास्ट लेके पहुंच जाता है। तो ये देखकर कहती है कि ये सब क्या है, तो ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम क्या खाओगी इसलिए मैंने सब ले आया, और फिर वो उसे खिलाने लगता है। तो कहती है कि मिस्टर लू को मेरे लिए इतनी केयर करते हुए देखना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लू यहाँ से काम से कोई बाहर गया होता है और तभी डॉक्टर आकर शिन को उसकी रिपोर्ट दिखा रहा होता है और उसे बताता है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट हो गई है। तो शिन काफ़ी शॉक हो जाती है, वो डॉक्टर को बनाने लगती है कि वो इस बारे में शेन को बिल्कुल ना बताए और उसका अबॉर्शन का सर्जरी कर दे। अभी यहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है, तो फिर वो काफ़ी गुस्सा होती है कि वो इस बच्चे को बिल्कुल भी आने नहीं देंगी और वो लू के साथ उसकी कभी शादी भी नहीं करवाएंगी। और वो इसी वक्त शिन को यहाँ से लू के घर से निकलने का कह रही होती है। तो फिर शिन जानबूझ के उन्हें चिढ़ाने के लिए कहती है कि अब तो मैं नहीं जाऊँगी और मेरी बेबी की सारी प्रॉपर्टी होगी। और वो डॉक्टर से कहती है कि अब तो मेरे बेबी का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लू वापस आता है तो शिन उससे अपनी बहुत सारी केयर करवा रही होती है। और फिर हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद शिन यहाँ घर पहुँचती है और हाउसकीपर को कह देती है कि अब वो ये जॉब छोड़कर जा रही है। तभी हम देखते हैं कि लू के घर पे उसकी मॉम आई होती है और वो यहाँ उससे लड़ रही होती है कि वो शिन को यहाँ से निकाल दे, पर लू नहीं मान रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शिन आ जाती है तो लू की मॉम उसे इशारा करने लगती है कि वो लू को उस बच्चे के बारे में बताए बिना, पर फिर शिन लू को इस बारे में बता देती है कि तुम्हें याद है उस दिन मैंने हॉस्पिटल में सिटी स्कैन करवाई थी, वो क्यों था पता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते के साथ ही वो शॉक होता है और ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये नाजायज़ बच्चा है, तुम तो इसे नहीं रखने वाले हो। तो फिर कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो। शिन कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी मेडिसिन ले चुकी हूँ और अब ये बच्चा नहीं बचने वाला। तो लू से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, हम इस बच्चे को रख सकते थे। शिन इसे चिल्लाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ पे और नहीं रहने वाली हूँ, और वो इसे छोड़कर चली जाती है। और फिर शिन तो अब्रॉड चली जाती है और लू उसे ढूंढ ही नहीं पाता। फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और लू कहीं पर अपनी सेक्रेटरी के साथ बिजनेस डील करने गया होता है और कोई जगह देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शिन अपनी बेटी के साथ वापस आई होती है और वो ये जगह खरीद चुकी होती है। तभी लू उसे देख लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर पे कोई मेड की जॉब नहीं करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट तो देख लो। तो शिन देखती है कि ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और उसे महीने की 10,000 सैलरी मिलेगी। ये कहता है कि बताओ तुम मेरे प्रपोजल को हाँ बोल रही हो कि नहीं। उसे बताता है कि मुझे पहले से पता है कि ये हम दोनों की बेटी है। शिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे हाँ बोलूँगी, जब तुम कहोगे कि तुम शादी के बाद मेरे फ्रेंड रहोगे। तो फिर लू स्माइल करने लग जाता है। शिन पूछती है कि तुम हाँ कह रहे हो कि नहीं, तो फिर वो हाँ कहता है। तो ये सुनकर न्यान तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब फाइनली मेरे पास इतने हैंडसम डैडी है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।